शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, इसका मतलब क्या है? सर प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। इसका मतलब जैसे डेंगू का कोई बुखार आ गया है डेंगू की वजह से, तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं उनको ख़त्म कर रहा है वायरस, और हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से हमारी प्लेटलेट्स जो हैं कम हो रही हैं। और प्लेटलेट्स जो हैं, इसका और क्या बताया था, इनको बहुत मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो हम जांच करते हैं, कुछ पौष्टिक तत्व लेते रहते हैं जो डॉक्टर सुझाव दे, दवा लेते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तो हमारे शरीर में इनका काम क्या है प्लेटलेट्स का, बताएंगे? शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखना। सर प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायक होती हैं सर। हाँ, देखिए सबसे बड़ा योगदान है ये हमारे शरीर में। जब कभी चोट लग जाती है तो खून का थक्का बनाने में सहायक हैं। तो ब्लड कोएगुलेशन या रक्त स्कंदन खून का थक्का बनने में सहायक हैं। इसके संदर्भ में जब हम बात कर रहे थे, हमने बताया जब बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है तब क्या संभावना रहती है। हमारी बॉडी के जो नाजुक अंग हैं, कोमल अंग हैं, जैसे हमारा नाक है, आँख है, इनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? रक्तस्राव। क्या शुरू हो जाता है? रक्तस्राव। बहुत बढ़िया बच्चों। अगली चीज हमने जाना था कि पेशी ऊतक। क्या पढ़ा था? तो इसमें पेशी ऊतक में हमने जाना कि हमारे कंकाल के ऊपर मांसपेशियों का एक जो है कवर चढ़ा रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो शरीर के अंग, हाथ पैर गति करते हैं। जैसे कल्पना करो हमारे हाथ के अंदर एक खाल है, खाल के नीचे मांस है और मांस के नीचे हड्डी है। क्या इन अगर मांसपेशियों को, इसके फ्लैश को या खाल को हटा दें और केवल कंकाल रह जाए तो क्या ये गति करेंगी? बताओ। हमारे हाथ की नहीं, तो ये हमारे शरीर को गति प्रदान करने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक के कितने प्रकार बताए थे? हमने कहा किताब से भी पढ़कर आएंगे, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछेंगे। कितने ऊतक होते हैं पेशी ऊतक, कितने प्रकार के? किताब में देखो पेज नंबर 63 पर 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। रेखित, अरेखित या ऐच्छिक या अनैच्छिक। रेखित को हम ऐच्छिक भी कहते हैं और अरेखित को अनैच्छिक। और तीसरे प्रकार था हृदय पेशी। कौन सा था? हृदय पेशी। तो इस तरह से हमने उपास्थि के पेशी ऊतक के बारे में तक पढ़ लिया था। और आज हमारा जो विषय है, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा तंत्रिका ऊतक। क्या रहेगा? तंत्रिका ऊतक। तो बच्चों ये बहुत ही रोचक अगला हमारा ऊतक है जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तो ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ तक कोई बात अगर पूछनी हो जो कल पढ़ाया तो अभी भी पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अपना आज का जो टॉपिक है तंत्रिका ऊतक शुरू करने जा रहे हैं। अब सारे बच्चे अपना माइक ऑफ कर लें। जिन बच्चों के भी माइक खुले हैं वो अपने माइक ऑफ कर लें। और सर एक बार अरेखित के बारे में बता दीजिए। अरेखित के बारे में देखो, जरा अपनी किताब खोलो और अरेखित पेशी के बारे में देखिए। एक था रेखित और एक था अरेखित। तो रेखित पेशी का मतलब और अरेखित पेशी का मतलब क्या है और ये कहाँ होती हैं? जो अरेखित पेशियां हैं, नहीं अभी तो पुराना ही चल रहा है।
अरेखित पेशियां जो हैं ये हमारी अनैच्छिक पेशियों में अनैच्छिक पेशियां हैं और ये उन अंगों में मिलती हैं जिनकी गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। इसमें हमने आपकी किताब में देखिए दे रखा है आहार नाल में भोजन का खिसकना, पेज नंबर 64 पर सबसे ऊपरी लाइन, आहार नाल में भोजन का खिसकना। जैसे हमने खाना खा लिया है, आप लोग सुबह नाश्ता किए थे, मुंह के द्वारा खाना खाया तो यहाँ घाटी से होता हुआ इस आहार नली में आया और फिर आहार नली में कहाँ पर रुक गया ये आपको बताने की जरूरत पड़ती खाना, अरे भाई अभी आलू यहीं पर बैठे हुए, आगे बढ़ो, आमाशय में जाओ, वहाँ पाचक रस इंतजार कर रहा है, ऐसा कभी कहना पड़ता है? या आप तय करते हो कि आलू तो अभी तुझे खिसकना है या नहीं खिसकना है? क्या भाई, जो भी नाश्ते में आपने खाया है वो स्वतः ही अपने आप ही आपकी आहार नाल में गति करता है, खिसकता है। और इसी प्रकार से हमारी रक्त की नलिकाएं जो हैं वो कब फैलती और सिकुड़ती हैं, उनका प्रसार आदि जो है हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। इसी तरीके से बताया मूत्राशय या मूत्र वाहिनी के अंदर की जो पेशियां हैं वो भी हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। हम कहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जैसे परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमें टॉयलेट लग रही है तो हमें जाना पड़ता है। इसकी वजह है कि इन पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हमारी इच्छा का बस नहीं होता, इसीलिए इन पेशियों को हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। ऐच्छिक मीन्स जिस पर हमारी इच्छा चले, और अनैच्छिक जिस पर हमारी इच्छा ना चले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब आप अपने लोग माइक बंद कर लीजिए। अगला आज का जो टॉपिक है उसका नाम है तंत्रिका ऊतक। आप शुरू कर दें। आज के टॉपिक का नाम क्या है? तंत्रिका ऊतक। बच्चों, हमारा शरीर विविध प्रकार की सेल्स, कोशिकाओं एवं ऊतकों से मिलकर बना है। हमने कई प्रकार के ऊतक अभी तक जाने। अगला जो महत्वपूर्ण ऊतक जो हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में पाया जाता है, इस ऊतक का नाम है तंत्रिका ऊतक। और ये तंत्रिका ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इन कोशिकाओं का नाम होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। आपने नाम सुना होगा न्यूरॉन। आपकी पाठ्य पुस्तक में तंत्रिका ऊतक की चौथी लाइन में लिखा भी है तंत्रिका कोशिकाओं का बना तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्यूरॉन क्या है। तो आपके पास पेन और कापी है तो अपनी कापी में लिख लें, तंत्रिका कोशिका को ही हम न्यूरॉन कहते हैं। या सरल शब्दों में हम कहें कि न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर एक तंत्र बनाती हैं जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का यदि हम संरचना देखना चाहें तो आपकी पाठ्यपुस्तक में 6.11 पेज नंबर 64 पर 6.11 एक चित्र दिया गया है। उसके नीचे आप पाएंगे तो लिखा है तंत्रिका कोशिका। वास्तव में एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इस तंत्रिका कोशिका में आप ध्यान से देखें तो इसका प्रमुख भाग तंत्रिका काय कहलाता है। ये तंत्रिका काय में बहुत सारे चारों तरफ से धागे नुमा संरचनाएं निकल रही हैं। इन धागे नुमा संरचनाओं को ही हम डेंड्रॉन कहते हैं। और अगर आप इस चित्र में ही देखें तो डेंड्रॉन के किनारे पर कुछ छोटे छोटे और शाखाएं निकल रही हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो हमारा तंत्रिका काय है इसके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक मौजूद रहता है। तंत्रिका काय की एक ओर नीचे की ओर अगर आप देखें इस चित्र में तो एक लंबा धागा दिखाई दे रहा है जो अपने छोर पर
शाखान्वित है या बटा हुआ है, इस भाग को हम तंत्रकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। वास्तव में बिजली के तार के समान संरचना होती है जिसका नाम एक्सॉन होता है। एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से संपर्क में रहता है या आपस में जुड़ा रहता है, और इस तरह से ये तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर बिजली के तार के समान नेटवर्क बनाती हैं और ये पूरे शरीर में फैले रहते हैं। जिस प्रकार से बिजली के खंभे से लेकर जो तार चलते हैं वह केबल के माध्यम से आपके मीटर तक आते हैं, और मीटर से वो पूरे घर में अलग अलग कमरे में हर जगह पर उसकी सप्लाई दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो हमारा ट्रांसफार्मर है, तारों का गुच्छा जहाँ से शुरू हुआ है, वो हमारा मस्तिष्क है। क्या है? ये देख रहे हैं हमारा मस्तिष्क है। यहाँ से तार के गुच्छे निकलकर पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी में जाते हैं, और रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में उसकी शाखाएं हर एक भाग में, हर एक कोशिका तक पहुँचते हैं, और इस तरह से हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल पाया जाता है। वो बिजली के समान सूचनाओं को उतनी ही द्रुत गति से, जैसे आप बिजली का प्लग लगाते हैं तो बहुत, या बटन दबाते हैं और बल्ब जल जाता है, इस काम में बटन दबाने और बिजली का बल्ब ऑन होने में कितना समय लगता है? 1 घंटा 2 घंटा? सर 1 सेकंड। सर नहीं लगता है। नहीं लगता। कितना लगता है? 1 सेकंड, 1 मिनट? सर 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी सूचनाओं का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं हैं वो पहुंचती हैं, उन्हें पहुंचाने का कार्य यही तंत्रिका तंत्र करता है। तो इस प्रकार जो हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो है, ये हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, और इससे पीछे की ओर जो रीढ़ की हड्डी निकलती है, ये सारे के सारे जो संरचनाएं हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण संरचनाएं हमारे शरीर की, ये तंत्रिका ऊतकों से ही मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये ऐसी कोशिका का उदाहरण भी है जो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है, और इस तरह से ये बिजली के तार के जैसे हमारे संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर में। ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करती हैं, उनका समन्वय करने का कार्य करती हैं। बच्चों, इसी के नीचे पेज नंबर 64 पर लिखा है जंतुओं में समन्वयन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अगला हमारा बिंदु है। जिनका माइक खुला है, ये अनंतदीप, ये अपना माइक बंद कर लें। अनंतदीप जी, अपना माइक बंद करें। ये कौन है अनंत? ये अनंतदीप जी के नाम से जो इसमें शो कर रहा है, अपना माइक बंद कर लें। जिसका भी माइक खुला है वो बंद कर लें बच्चों। और अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, पेज नंबर 64 पर जंतुओं में समन्वय। जंतुओं में समन्वय जो है को समझाने से पहले मैं एक बार तंत्रिका कोशिका को फिर से बताना चाह रहा हूं, फिर मैं वहीं पहुंचता हूं। सभी बच्चों को अपनी किताब में एक चित्र देखें, चित्र 6.11। हम कैसे दिखाएं इन्हें? दिखा सकते हैं कोई तरीका? कागज में जाती है। ये चित्र दिख रहा है बच्चों? यस सर। इसमें आप देखो तंत्रिका कोशिका के ये वाले जो सिरेंज, हमारा पेन की नोक दिखाई दे रही है, यहाँ से सूचना इसमें जाती है ऐसे, और ये सूचना फिर यहाँ से ये डेंड्राइट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट से ये मोटा वाला हिस्सा है जहाँ हमारा पेन रखा है, ये डेंड्रॉन। पहले सूचना कहाँ गई? डेंड्राइट।
स्पीकर ऑन कर लें और बोलें। ये क्या है? डेंड्राइट। डेंड्राइट से आया डेंड्रॉन, और इसके बाद आया जे साइटोन। साइटोन से यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ संदेश आ गया एक्सॉन। और एक्सॉन के बाद में यहाँ पर जो शाखाएं दिखाई दे रही हैं, इसका नाम होता है नर्व एंडिंग्स। हाँ, यहाँ पर इसकी एंड पॉइंट होते हैं, और यहाँ से एक दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स जुड़ जाता है। यहाँ पर एक दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये वाला सिरा जुड़ा रहता है। ऐसी ही तंत्रिका कोशिका यहाँ पर नीचे लगा दें तो ये वाला सिरा यहाँ पर जुड़ जाता है, और इस तरह से एक तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं और एक बिजली का तार बनाती हैं। तो किसी भी हमारे शरीर में जो सूचनाएं आगे बढ़ती हैं तो सबसे पहले कौन ग्रहण करता है? डेंड्राइट, डेंड्रॉन, फिर लिखा होगा अभी तंत्रिका का, ऐसे कहते हैं साइटोन, और फिर यहाँ से लंबा धागा निकल रहा नीचे की ओर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सॉन। ये एक्सॉन ही वास्तव में बिजली का तार है, और यहाँ से यहाँ पर जो शाखाएं दिख रही हैं यहाँ तक पहुंच गया, और यहाँ पर फिर से कौन जुड़ जाता है? डेंड्राइट। और इस तरह से लंबे बिजली के तार बन जाते हैं। अब हम अगला देखते हैं, जंतुओं में समन्वय। जंतुओं में समन्वय, इसका अर्थ क्या है? बच्चों, जंतुओं के शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, और उनमें आपस में समन्वय होता है, मेल जोल होता है, आपस में सब जुड़े हुए हैं और मिलकर एक कार्य करते हैं पूरे शरीर के लिए। कभी आपने देखा मुंह खाना खा रहा है तो कभी मुंह कहता कान से कि तुम तो यार खाली बैठे हुए हो, हम लगातार अपना मुंह चला रहे हैं। या आंखों से कहते हो तुम खाली बैठी हो, देख नहीं रही हो, मैं खा रहा हूँ खाना, मेरे दांत थक गए हैं, जीभ थक गई, कभी कहते हैं ये लोग? नहीं। और हम किसी चीज को देख रहे होते तो आंखें कभी शिकायत करती मुंह से कि मैं देखे पड़ी हूँ और तुम खाली शांत बैठे हुए हो? किसी से कोई शिकायत नहीं करता। आपस में मिलकर सब एक समन्वय बनाते हैं, मेलजोल बनाते हैं, आपसी संबंध बनाते हैं, और फिर चलता है ये शरीर। आपने कभी सोचा इन सभी अंगों के भी, घर में जैसे 4 बच्चे हैं, एक बच्चे से काम करवाओ तो बाकी शिकायत करने लगते हैं, हम हमारे घर की सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, और ये खाली बैठी है, ऐसा कहते हैं? कहते हैं। तो आपने कभी सोचा हमारे शरीर में इसका कंट्रोल कैसे होता है? तो हमारे शरीर में जितनी भी जीवन की क्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, और उनमें आपस में तालमेल, उचित समायोजन पाया जाता है। इसे ही हम समन्वयन कहते हैं। तो जंतुओं के शरीर में समन्वयन के लिए 2 तरह के तंत्र पाए जाते हैं। अब आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। जंतुओं के शरीर में जितनी जीवन की क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए 2 तरह के तंत्र पाए जाते हैं। एक तंत्र का नाम है तंत्रिका तंत्र, और दूसरे तंत्र का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये 2 अंतःस्रावी तंत्र, ये 2 तंत्र आपस में मिलकर पूरे शरीर की गतिविधियों के बीच आपसी तालमेल बनाते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं, उनमें आपस में मेलजोल स्थापित करते हैं, तभी शरीर ठीक से कार्य कर पाता है। उदाहरण के लिए आपने जब कभी खाना खाते हैं, अगर हम खाना खाएं और वो ठीक से पच ना पाए, गरिष्ठ खाना खा लें, उसका पाचन ठीक से ना हो, तो क्या होता है? पेट खराब हो जाता है, और जब पेट खराब हो जाता है तो पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते, और कई बार अगर हमें जाना पड़ जाए टॉयलेट, हमें पेट खराब हो जाए, डायरिया जैसी पोजीशन बन जाए, तो आप देख रहे हो तो कमजोरी आ जाती है, क्योंकि पचा हुआ खाना अब हमारे खून में नहीं मिल पाता है, और खून पूरे शरीर को पहुंचा नहीं पाता है, और पूरा शरीर के ही
इसमें प्रभाव इस पर पड़ता है। तो कमी किस में आई? पाचन तंत्र में। तो शरीर के अन्न तंत्र, जो हमारा खून है, वो पचे हुए खाने को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वो पचा हुआ खाना कोशिकाओं में ऊर्जा पैदा करता है, तो वह भी प्रभावित हो जाता है, वहाँ ना भोजन पहुंच पाता है, जिससे हमें कमजोरी लगने लगती है। और उस कमजोरी को दूर करने के लिए कभी कभी डायरिया हो जाती, तो हमें बोतल चढ़ानी पड़ती है, ग्लूकोज बाहर से देना पड़ता है। और जैसे कल्पना करें, हमारा जो किडनी है या हम कहें जो गुर्दा है, जो खून की गंदगी को छानता है, कभी कभी वो चोक हो जाता है या कोई और गड़बड़ी पैदा हो जाए, वहाँ कोई पत्थर या पथरी बन जाए, तो उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, हमें पेशाब करने में दिक्कत होती है, तो बहुत ज़्यादा हमारे असहनीय पीड़ा होने लगती है। तो इस तरह से हमारा अगर एक शरीर का एक तंत्र गड़बड़ करे तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। और इस प्रकार हमारा शरीर के एक तंत्र में गड़बड़ी होने पर दूसरा तंत्र भी गड़बड़ होने लगता है। तो इन शरीर के समस्त उपापचय क्रियाओं या सिस्टम्स के बीच, तंत्रों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने का कार्य सभी जीवों के शरीर में परम आवश्यक है और ये कार्य करते हैं दो तंत्र। एक का नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और दूसरे का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र। बच्चों, अगला जो पेज है 65, इस पर हेडिंग पड़ा है ऊपर तंत्रिका तंत्र। शरीर में जितनी भी क्रियाएं, जीवन की क्रियाएं संपन्न होती हैं, उन क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन से मतलब कंट्रोल के लिए हमारे शरीर में जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है तंत्रिका तंत्र। और इस तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं। आप स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, इस समय मैंने कहाँ हाथ रखा हुआ है? सर पर। हाँ, अगर आप सर पे देखेंगे तो कभी किसी ने, बच्चे ने बाल घुटाए होते हैं, मुंडन होता है, तो वो पूरी खोपड़ी दिखाई देने लगती है। तो कभी आपने देखा तो बच्चे क्या करते हैं? ऐसे करके, ऐसे करते हैं कुछ ऐसे हैं, टकले के क्या करते हैं? उंगली मारते हैं ऐसे। क्या भाई? ऐसा गंज खोपड़ी सिलपटना है, ऐसे कुछ बोलते हैं, टकला। तो आपने कभी सोचा जी टकले के ऊपर, जैसे ऊपर तो बाल हैं, फिर इसके ऊपर खाल है, कभी सोचा इस खाल को हटा दें, फिर इसके नीचे क्या है? हाँ, तो सोचो इसके अंदर क्या है। पहले हमने देखी बाल हटा दिए, मुंडन हो गया, फिर खाल आई, इस खाल को भी हटा दिया, तब सोचो कुछ कठोर है, हार्ड, जो बोलता है ऐसे। बुला के देखो ऐसे बोल रहा है। तो इस, हाँ, खटर हुई रही। तो जब खटर काय के मारे हुए रही है, इसे हम स्कल या करोटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे अंग्रेजी में स्कल कहते हैं और हिंदी में करोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? करोटी। काली रोटी, करोटी। तो एक करोटी जो है, एक तरह का हमारा इसके मस्तिष्क के ऊपर हड्डी का आवरण समझ लीजिए। इसको भी हम जब काट दें तब इसके अंदर मस्तिष्क बंद हो रहता है। क्या बंद रहता है? मस्तिष्क को ही हम अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन। और आप देख रहे हैं यहाँ जो पूरा इतना हिस्सा यहाँ पर ब्रेन है। और मनुष्य का जो ब्रेन है वो बहुत ही कोमल और महत्वपूर्ण अंग है। एक तो बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए सॉफ्ट होने की वजह से, कोमल होने की वजह से इसे एक कवर के अंदर बंद कर दिया है, और इस कवर का ही नाम स्कल है, करोटी है। और जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारी जितनी क्रियाएं हैं, अच्छी क्रियाएं, सबका नियंत्रण रख रहा है। हमारा मन है तो हम बोल रहे हैं, हमारा मन है तो नहीं बोल रहे हैं, हमारा मन है तो दौड़ रहे हैं, हमारा मन है तो कुछ भी कर रहे हैं। तो इन सारी अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण हमारे दिमाग से ही होता है। और मनुष्य जो है सारे जंतुओं में श्रेष्ठ जंतु क्यों कहलाता है? अब अपना स्पीकर बंद कर लें। अब मुंडन कार्यक्रम हो चुका है, अपना स्पीकर बंद करें और ध्यान से सुने। जो मानव का, सारे जंतुओं में जो मनुष्य है वो सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। क्यों? क्योंकि मानव का जो मस्तिष्क है इसमें तर्क शक्ति का विकास हो चुका है।
बाकी बहुत सारे जंतुओं के मस्तिष्क तो हैं, लेकिन उनमें तर्क शक्ति नहीं होती। ये तर्क शक्ति क्या होती है? मतलब हम किसी बात को तार्किक ढंग से समझें। जैसे कोई कह दे अभी थोड़ी देर में जो है आसमान गिरने वाला है, तो आप उसकी बात मान लेंगे क्या? नहीं। क्या पूछेंगे क्यों? नहीं। क्या पूछेंगे क्यों, कैसे, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से गिर जाएगा? फिर वो अपनी बात बताएगा। अगर मनगढ़ंत कहानी कह रहा तो आप मान लोगे? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता है। हम बहस करते हैं, फिर जानते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये बात सच है या नहीं है, ये बात ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा है। इसलिए मानव का जो मस्तिष्क है वो सबसे ज़्यादा विकसित माना जाता है। हालांकि अन्य जंतुओं में भी मस्तिष्क पाया जाता है, लेकिन मानव का मस्तिष्क सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब आप लोग अपने जो स्पीकर खुले हुए हैं वो बंद कर लिया करें बीच बीच में, हम जब कहें तब खोलेंगे। जब हम कोई प्रश्न पूछें तब आप माइक खोल सकते हैं, बाकी बंद रखें, नहीं तो ये डिस्टरबेंस होता है। बच्चों, अगली चीज़ है हमारे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की प्रमुख बात मस्तिष्क हो गई। दूसरी चीज है रीढ़ रज्जु। ये रीढ़ रज्जु क्या होता है? आप हमारे देख रहे हैं शरीर को, एक क्या बताया? मस्तिष्क। और यहाँ पीछे की ओर गर्दन से लेकर यहाँ बीच में एक आप देखेंगे किसी बच्चे के लिए इस जगह को, तो रीढ़ होती है। क्या होती है? रीढ़। किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को और कमजोर बच्चे को आप देखेंगे तो इसके पीठ में गड्ढा सा दिखाई देता है पीछे तक, और वहां कुछ छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं। एक्चुअली वो सब हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। अब आप एक चित्र बनाएं। रीढ़ की हड्डी को बच्चों आप देखना चाहें तो हमारी इस गर्दन से लेकर पीछे तक रीढ़ की हड्डी इस तरह की, इसे हम एक हड्डी मान ले रहे हैं। ये हड्डी अंदर से कैसी है? ये पूरी एक हड्डी मान ले। ये हड्डी अंदर से कैसी है? दिख रही है? खोखली। अब ये दूसरी हड्डी है, इसे दोनों जोड़ दी। अब कितनी हड्डी हो गई? दो। और ये है कैसी आपस में? है कैसी? देखो, खोखली। ऐसे ही गर्दन से लेकर नीचे तक, पीछे तक, गुदा मार्ग तक 33 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 33। और 33 हड्डियां आपस में जुड़कर रीढ़ की हड्डी बनाती हैं, जिन्हें हम कशेरुकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इस खोखली रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का एक पूरा का पूरा गुच्छा होता है, या हम कहें एक रस्सी होती है। रस्सी को ही हम रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चूंकि ये रीढ़ की हड्डी में होता है, इसलिए इसे हम तंत्रिका रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? या रीढ़, हाँ, या रीढ़ रज्जु। आपकी पुस्तक में रीढ़ रज्जु लिखा है। तो रीढ़ के अंदर, खोखली रीढ़ के अंदर दिमाग से निकलने वाली नसें, दिमाग से निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं रीढ़ के अंदर एक रस्सी की भांति एक संरचना बनाती हैं, जिसे रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये हर एक जो कशेरुका है उसमें दाएं बाएं निकलकर शरीर के आंतरिक अंगों में उसकी शाखाओं को पहुंचाती हैं और हमारी त्वचा में फैली रहती हैं। और इस प्रकार, बात ना करें बच्चों, आपस में बात ना करें, माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें। अब हम जब कहें तब माइक खोलेंगे और ध्यान से सुने, नोट कर लें। कोई बात नहीं समझ में आए तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। बच्चों, तो हमारी जो दिमाग से निकलने वाली जो नसें हैं, इन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्रिकाएं। इसके बाद रीढ़ की हड्डी में जाते हैं, वहाँ जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स हमारी हर एक तंत्रिका, हमारी जो वर्टिब्री है, कशेरुका है, उससे दाएं और बाएं शाखाएं निकलती हैं। और वो शरीर के अंदर हृदय है, फेफड़ा है, किडनी है, इन तमाम अंतरांगों के लिए ये शाखाएं जाती हैं। और हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण इस रीढ़ हड्डी के द्वारा, रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली
तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, जबकि दिमाग से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारी इन ज्ञानेंद्रियों तक जा रही हैं। एक क्या है हमारे कान, ये क्या है आँख। आँख का काम क्या है? आँख क्या करती है? नाक, नाक सूंघती है और जीभ चखती है और कान सुनते हैं। तो ये हमारी जो शरीर का जो इतना वाला पोर्शन है गर्दन से ऊपर आप देख रहे हो, तो हमारे शरीर का कैबिनेट मंत्रालय यहीं पर है। किसी के शरीर का ये जो है महत्वपूर्ण अंग यहाँ से काट दें तो क्या होगा? क्या भाई शरीर काम करेगा? फिर नहीं करेगा। जरा देखो इतने बड़े भाग में कितनी जरूरी बात है। ये पूरे शरीर पर नियंत्रण रख रहा है और इसके नियंत्रण में सहयोग कौन कौन कर रहे हैं? आंखें देख रही हैं। सोचो आंखें देखें ना, आंखें देख ही नहीं पाए। आप आंख बंद करो 1 मिनट के लिए और महसूस करो, अब क्या हम दिख रहे हैं आपके लिए? नहीं। आपको दिख रहा आसपास क्या हो रहा है? आपको किसी रंग का भेद पता लग रहा है? छोटा बड़ा, काला गोरा, बहुत सारी चीजें। आपकी दुनिया में अंधेरा छा गया। अब आँख खोलो, एक अंग प्रभावित होने से ही कितनी बड़ी दिक्कतें आ गई। तो हम किसी चीज को जब देखते हैं तो इस अंग से कुछ नसें निकलती हैं यहाँ से, जिसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व, और वो नर्व सीधे कहाँ जाती है? दिमाग में। कहाँ जाती है? इस समय आप जब स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं तो आपकी आंख हमारा चित्र देख रही है। क्या देख रही है? और वो चित्र आंख से नसों के माध्यम से कहाँ जा रहा है? दिमाग में। कहाँ जा रहा है? और दिमाग, आपका दिमाग तर्क शक्ति के द्वारा ये बता रहा है, ये तो सीपी सर हैं। बता रहा कि नहीं? यस सर। सोचो अगर आप देख ही नहीं पाते तो क्या ऐसा सोच पाते? तो बहुत सारी चीजें हमारी आंखें देखती हैं और देखकर वो सूचनाएं तारों के द्वारा, नसों के द्वारा दिमाग में जाती हैं और दिमाग ये चिंतन करता है कि ये कौन है, क्या है और हमें उसके प्रति कैसे जवाब देना है। अगली चीज दूसरी ज्ञानेंद्रिय ये कान है। कौन है? कान। कौन है? अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो। अगर आप सुन ना पाए, कान बंद कर लो उंगली डाल के, 2 मिनट के लिए कतई कोई आवाज नहीं आए, तो क्या होगा? कुछ ना है। पता लगाई सर क्या कह रहे थे इतनी देर? पता लगाई हैं? बहुत बड़ी समस्या हो जाए। मम्मी बुला नहीं, तुम सुन नहीं पा रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, तुम वो भी नहीं सुन पा रहे हो। एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचनाएं जब दिमाग को जाती हैं, बिना सुने हमें बहुत बड़ी दिक्कत है। हम किसी चीज को खराब है या अच्छी है उसे नाक से सूंघ लेते हैं। पहले सूंघते हैं, खराब तो नहीं हो गया खाना,